नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी का मौजूदा समय में कब्जा है, जबकि अमरोहा सीट बसपा के कब्जे में है। बसपा के कब्जे वाली सीट है ये। यूपी की इन सीटों से कई बार मुकाबला त्रिकोणीय रहा है, जब किसी पर टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशियों के बीच रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा संसदीय सीट। इस चरण की अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई थी। आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस के साथ सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। बसपा अकेले दम पर अपनी किस्मत आजमा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर वोटिंग होने के बाद अब दूसरे फेज में पश्चिमी यूपी की ब्रिज क्षेत्रों की सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है, जिसके चलते सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यह चरण बीजेपी के लिए जितना अहम है, उतना ही कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि सपा के इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपनी सीट बचाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना है कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। यूपी के दूसरे चरण का सियासी समीकरण। दूसरे चरण में 8 में से 7 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अमरोहा सीट पर चुनाव लड़ रही है। सपा ने नोएडा, अलीगढ़, बागपत और मेरठ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर है। मथुरा सीट पर ड्रीम गर्ल की हैट्रिक। मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव जीत रही हैं। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मथुरा सीट से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी और बीजेपी का समर्थन है। यह सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है, जहां से बसपा के जाट प्रत्याशी उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। माना जा रहा है कि मथुरा सीट पर बसपा अगर जाट दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए चिंता बन सकती है। मेरठ सीट बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी से अरुण गोविंद मैदान में है, जो धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका निभा चुके हैं। सपा यहां से सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने देवव्रत त्यागी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार मेरठ सीट पर बीजेपी बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज कर पाई थी। बसपा के याकूब कुरैशी ने राजेंद्र अग्रवाल को कांटे की टक्कर दी थी। इस बार याकूब परिवार बसपा के देवव्रत त्यागी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकती है, जिसके चलते सपा के योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के लिए काफी चुनौती खड़ी हो गई है। मेरठ का चुनाव बीजेपी बनाम बसपा होता नजर आ रहा है। अमरोहा में हाथी बिगाड़ेगा कांग्रेस का खेल। वहीं अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी से कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस से कुंवर दानिश अली और बसपा से मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में बसपा ने कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी होने से मुस्लिम वोटों में बिखराव तय है।
बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा सीट पर प्रचार करते हुए कहा था कि दानिश अली ने मुस्लिमों को धोखा दिया है और उनके साथ गद्दारी की है। बीजेपी और आरएलडी के साथ होने के कंवर सिंह तंवर मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कई बार टकराव की स्थिति बनी है। गाजियाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। गाजियाबााद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है। वहीं गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। वीके सिंह के टिकट काटने के चलते माना जा रहा है कि ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी भी है, क्योंकि ठाकुर संगठन लगातार पंचायत कर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी पिछले 3 चुनाव से गाजियाबाद सीट जीत रही है, जिसके चलते इस बार मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के चलते त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर त्रिकोणीय फाइट। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। सपा ने महेंद्र नागर को उतारा है, तो बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। नोएडा सीट पर तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि सपा ने गुर्जर मुस्लिम यादव समीकरण बनाने पर दांव चला है, तो बसपा ने ठाकुर दलित समीकरण के सहारे जीत का ताना बाना बुना है। नोएडा सीट पर ठाकुर मतदाता बड़ी संख्या में है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन बसपा के उतरने के बाद से महेश शर्मा की टेंशन बढ़ गई है। इस तरह नोएडा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बुलंदशहर सीट पर बसपा बनाम बीजेपी। अब बात बुलंदशहर सीट की, जहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह को मैदान में उतारा है, तो बसपा ने नगीना सीट से सांसद गिरीश चंद्र पर दांव खेलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने बुलंदशहर सीट से शिवराम वाल्मीकि को उतारा है। 2009 को छोड़कर 1991 से लगातार बीजेपी बुलंदशहर सीट को जीतती आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि की तुलना में गिरीश चंद्र मजे हुए नेता माने जा रहे हैं, जिसके चलते अब चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम बसपा होती दिख रही है। अलीगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में है। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी और सपा से जाट प्रत्याशी उतरने के चलते बीजेपी के सतीश गौतम की टेंशन बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद अगले लोकसभा सीट की चुनावी चर्चा की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। अब अमेरिका में विरासत टैक्स की पैरवी करने के उनके बयान से बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पित्रोदा के किसी बयान पर बवाल मचा हो। वह समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो विवादित रहे हैं। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके ताजा बयान से जुड़ी ये अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार अभी थमा भी नहीं था। अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर बहस छिड़ गई। भाजपा ने उन्हें घेरते हुए आरोप लगाया,
कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। इस बीच कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। आपको बता दें कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई हमेशा से चर्चाओं में रहती है, जिसे लेकर कई तरह की राजनीतिक बयान भी सामने आते रहते हैं। इस बीच हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में विरासत कर की पैरवी करते हुए ऐसे ही कानून को भारत में लाने की वकालत की है, जिसके बाद ये चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या होता है विरासत टैक्स? कई देशों में विरासत में मिली जो संपत्ति होती है उस पर कर लगाया जाता है, जिसे विरासत कर कहा जाता है। ये टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है जिसे वो संपत्ति मिली है। जहां स्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे स्टेट टैक्स लगाती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वह व्यक्ति केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। उन्होंने कहा है 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है जो कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम ने आगे कहा, हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कहा, आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तो वो आप पर विरासत कर का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला किया है। धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम में जो कुछ भी बनाएंगे उसका सीधा हिस्सा छीन लिया जाएगा। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी कर भी बढ़ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सबसे पहले उनके घोषणा पत्र में सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह का पुराना बयान, जो कांग्रेस की विरासत है, कि देश के संसाधनों पर हमला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब सैम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि धन के वितरण पर विचार विमर्श होना चाहिए। अब जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है कि अभी उनका मकसद नहीं था, लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद साफ कर दिया है। वे देश के लोगों को निजी संपत्ति का सर्वेक्षण करना चाहते हैं।
इसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल के दौरान निर्णय के अनुसार इसे बांटना चाहते हैं। कांग्रेस या तो इसे अपने घोषणा पत्र से वापस ले ले या स्वीकार करे कि ये वास्तव में उनका इरादा है। मैं चाहता हूं कि लोग सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें। उनकी मंशा अब खुलकर सामने आ गई है। इसका संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सैम पित्रोदा के बचाव में उतरी कांग्रेस। बहरहाल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी से भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी के हंगामे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा दुनिया भर में कई लोगों के मेंटर, दोस्त और गाइड रहे हैं, इनमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने देश के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे खुलकर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैम पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। अब भाजपा कोशिश कर रही है कि उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाया जाए। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। वहीं सैम पित्रोदा ने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा, मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत का कर उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता?
मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे काफी चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पूरे देश में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।